हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने डिस्कस किया था अकबर द ग्रेट चैप्टर 11 और उसमें कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे अपने, शायद लगभग 3 पार्ट्स अभी कंप्लीट हो गए हैं। और जो डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अकबर कौन थे, उनका इंट्रोडक्शन, फिर बैरम खां के बारे में जाना था, फिर उन्हें कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट किए थे वो जाना था, फिर जाना था हम लोगों ने कौन कौन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद ये सब डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, है ना। नहीं देखा है तो आप देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आई थिंक 3 पार्ट हो गए, आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट नाम है ICSE क्लास 7th हिस्ट्री, ये प्लेलिस्ट का नेम है। तो इसको आप देखेंगे चैनल पर जाकर, आपको सारा सीक्वेंसेस, सारे आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के, है ना। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो आपके सब टॉपिक्स रह गए इस पार्ट के, जैसे कि मनसबदारी सिस्टम, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और बाकी जो भी आर्ट एंड कल्चर कुछ रह गया है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, जिससे कि बाकी बच्चों के पास भी ये पहुंच जाए। बहुत से बच्चे परेशान रह रहे हैं हिस्ट्री के लिए, एंड हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होने वाली है, कुछ 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, उसके बाद सिविक्स स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे के अपने आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर। ठीक है, आई मेक श्योर कि आपको सारा ICSE का कंटेंट इसी चैनल पर मिल जाएगा। बस आपको इतना ही काम करना है कि बाकी बच्चों को बताना है कि एक चैनल भी है, बिकॉज ये ज़्यादा अभी नया है, मैंने अभी डालना स्टार्ट किया है कुछ मंथ्स पहले, तो बाकी स्टूडेंट को पता नहीं है चैनल के बारे में। सो जस्ट आपको इतना ही करना है कि आप थोड़ा लाइक शेयर कर दें, जिससे कि बाकी लोगों को ये पहुंच जाए और मेरे को एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका मनसबदारी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर अकबर ने कोई, मतलब उनका आप कह सकते हो कोई पॉलिसी है, कोई भी अगर काम है, तो उसमें आप सबसे पहला नाम आता है मनसबदारी सिस्टम का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मनसबदारी सिस्टम क्या था, ये किस तरीके से था, सबसे पहले किसने दिया था? ये ऑब्वियस है, अकबर द ग्रेट पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नेम ही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इंपॉर्टेंट जो पूरा इसका प्रोसीजर है, वो किसने दिया था? अकबर ने दिया था। ओके, किसने दिया था ये? अकबर ने। मनसबदारी सिस्टम अकबर का सबसे यूनिक फीचर था, सबसे यूनिक, सबसे इंपॉर्टेंट। आपसे कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अकबर का क्या था, तो आप बोलेंगे मनसबदारी सिस्टम। ओके, ठीक है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कि जो मनसबदारी सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स थे। उससे पहले आप जानिए कि जो मनसब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब। ठीक है, तो मनसब मीन्स, वैसे नॉर्मल अगर बात करें तो मनसब मीन्स होता है कोई भी पोस्ट या फिर कोई पोजीशन। ठीक है, कोई सा भी अगर पोस्ट या फिर रैंक को आप मतलब बता रहे हैं तो वो कहलाता है क्या? मनसब। ठीक है, या ऐसे ही वहां पे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मेडाइवल हिस्ट्री चल रही है ना अपनी, और मेडाइवल हिस्ट्री का बिल्कुल पीक पर पहुंच गए हम लोग। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बाकी जो आपके सिविक्स का चैप्टर है वो, एंड देन बाकी सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मनसब का मतलब होता है रैंक, और या वो मेडाइवल हिस्ट्री मनसबदारी सिस्टम में भी इसका मतलब रैंक ही था। कौन सी रैंक है आपकी, किस क्राइटेरिया में आप आते हैं, कौन सी आपकी पोजीशन है, ये इसका मतलब होता है क्या? मनसब। ओके, सो मनसब हियर मींस कोई भी पोजीशन आपकी क्या है, आपकी रैंक आपकी क्या है। ठीक है, ये जो मनसबदारी सिस्टम है ना, ये बेसिक्स बना, पूरा बेस बना ये किसका? जो भी उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, किसका? अकबर का। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर का, उसका बेस, उसका जो मेन प्लेटफॉर्म, वो क्या बना? मनसबदारी सिस्टम बना। तो बेस बना किसका? सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का। कौन सा सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए आप जानेंगे, किससे जानेंगे? इसके फीचर्स से जानेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसके कौन कौन से फीचर्स हैं मनसबदारी सिस्टम के। ओके, मनसबदार के फीचर्स को जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, पार्ट 2 में, या फिर आई थिंक पार्ट 2 या पार्ट 3, चेक कर लेना आप लोग। उसमें मैंने बताया था आपको कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट हुए थे। कॉन्क्वेस्ट मैंने बताया था राजपूत पॉलिसी, बताया था ना कि राजपूत की कुछ पॉलिसीज, अकबर की क्या है, राजपूत के साथ कुछ पॉलिसीज थी, और उसने बोला था, समझा था उसने इस बात को कि जो राजपूत्स हैं ये बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत निडर होते हैं, और अगर ये इनके साथ काम किया जाए ना, तो काफ़ी अच्छा हम लोग अपना एम्पायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, अच्छे से स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सब हमने देखा था किसमें? पार्ट 2 में, कॉन्क्वेस्ट में। ठीक है, तो उसने क्या है ना, ये सारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक मनसबदारी के सिस्टम को क्या स्टार्ट किया। ठीक, उसने क्या किया, मतलब उनके साथ बात की, मेडिकेशंस हुए, और वो लोग मान गए, ठीक है आप हमारे एम्परर हैं और हम आपके साथ काम करेंगे या फिर आपको सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, तो उसने जो मतलब जिन्होंने इसकी बात मानी और जो भी इसके नोबल्स थे या फिर जो इसके बहुत करीब लोग थे, हाई ऑफिसर्स लोग थे ना, उनको इसने रैंक देना स्टार्ट किया। क्या उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मनसब। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट रैंक होगा, जितने बड़े मतलब इंपॉर्टेंट लोग होंगे, उनका जो रैंक होगा उतना ही हाई होगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो मनसबदारी सिस्टम में जो मनसब थे ना, वो रैंक के अकॉर्डिंग थे। कुछ लोअर मनसब्स थे, कुछ मिडिल मनसब्स थे, कुछ हायर ऑर्डर मनसब्स थे। ठीक, तो जो लोअर मनसब्स थे उनके लिए कुछ क्राइटेरिया था कि आप इतने सवार्स या फिर इतने हॉर्सेस रख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लैंड रख सकते हैं, फिक्स था। ठीक है, मिडिल मनसबदार के लिए भी कुछ ये क्राइटेरिया फिक्स थे। सेम एज फॉर हायर मनसबदार के लिए भी एक क्राइटेरिया फिक्स थे कि इतना आप सवार मनसब रख सकते हैं, मतलब इतने आप जो आपका जो है ना जो घोड़े वगैरह हैं या फिर सेना वगैरह है आप रख सकते हैं, इतना आपको लैंड दिया जाएगा, उससे क्या है अपना जो भी आप फुलफिल कर सकते हो, अपनी नीड सस्टेन कर सकते हो लाइफ को। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था मनसबदारी सिस्टम में कि जो ये सारे मनसब थे, मतलब जो उनके ऑफिसर्स थे, नॉर्मल ऑफिसर्स कह सकते हो आप, इनको रैंक दी गई थी अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर पे, अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इन देयर कोर्ट। ओके, इसका सेकंड जो पोजीशन था कि जितने मनसब्स थे, चाहे वो लोअर मनसब्स हो, चाहे मिडिल मनसब्स हो, चाहे हायर मनसब्स हो, इन सभी को पे किया जाता था कैश में। क्या दिया जाता था? कैश में, डायरेक्ट। और ये मेक श्योर किया जाता था कि जो भी मतलब इसके साथ साथ कैश के साथ साथ इनको दी जाती थी जागीर, लैंड। ठीक है, और ये हमेशा श्योर किया जाता था कि जो जागीर दे रहे हैं ना, उससे मतलब इतना अमाउंट निकल जाए जो एक सैलरी होनी चाहिए एक मनसब की। ठीक, अगर लैंड दे दिया, बैरन लैंड दे दिया मान लो आपने, अब उससे क्या निकल पाएगा कुछ, है ना? बैरन लैंड तो खुद ही लगाएगा पहले उसमें, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए। तो क्या है ना, ऐसी एक तो पहले आपको कैश में ही पे करना है फर्स्ट तो, और दूसरा आप मतलब जागीर भी दे रहे हैं, लैंड भी दे रहे हैं, तो साथ में ऐसा लैंड हो जिससे क्या है जो उसकी सैलरी का लगभग जो अमाउंट है वो क्या है निकलता रहे। किसका? मनसब का, जो उसके मनसबदार हैं, जो काम कर रहे हैं उसके यहाँ, जो उसके लिए लॉयल हैं, जो उसके लिए जिसकी वजह से जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा सेटअप है, मिलिट्री और सिविल, वो क्या है वर्क कर रहा है। ठीक है, इसका हम देखते हैं और ज्यादा आगे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि जो मनसबदारी सिस्टम में जो मनसबदार बनते थे, जो मनसबदार बनते थे, जिनको रैंक दी जाती थी कहां पर? कोर्ट में, ये क्या थे? हेरेडिटरी नहीं थे। दे आर नॉट हेरिडिटरी, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, क्या नहीं थे? हेरिडिटरी नहीं थे। इसका मतलब है कि ये जो मान लो कोई मनसबदार है, मान लो मनसबदार का नेम है ए, ओके, इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो इसका जो सन होगा उसको इसकी पोस्ट दे दी जाएगी, दिस इज नॉट कंफर्म, और ये ऐसा इसमें रूल नहीं था। किसी और मनसबदार को भी दी जा सकती है, इसको भी दी जा सकती है इसके सन को, बट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो होता है ना राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा उसका राजा बनेगा, उसका फिर उसका राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, बाकायदा पूरा एक प्रोसीजर था। ठीक है, उसके थ्रू ही अपॉइंटमेंट्स होते थे, उसके थ्रू ही निकाला जाता था, और उसके थ्रू ही क्या है आपकी रैंक बढ़ाई भी जाती थी। प्रमोशन वाला कंसेप्ट था, है ना? ये आप छोटे हैं, अच्छा काम किया तो मिडिल में आ जाएंगे, उससे अच्छा काम किया तो हायर में जाएगा। और ये सारा कौन देखता था? अपॉइंटमेंट, डिसमिल, ये सब एम्परर, इटसेल्फ एम्परर, एम्परर ही डिसाइड करते थे कि किसको इनको अपॉइंट करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप ये हेरिडिटरी था। आपको याद हो हमने पढ़ा था किसके टाइम पर, जो हम लोग पढ़ रहे थे अपना स्लेव डायनेस्टी, वहां पे थे इल्तुतमिश। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें क्या है ना, हेरिडिटरी था, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा आपका। ठीक है, फादर का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नहीं था राजा का बेटा या राजा नहीं बनेगा, मनसब का बेटा मनसब नहीं बनेगा। डिपेंड कर रहा है एम्परर की चॉइस पर, सेकंड इसकी एबिलिटी पर, दूसरा क्या है पोस्ट, जो किसको देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं, कोई और भी इसकी पोस्ट ले सकता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, और बस यही था अपना मनसबदारी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे। पहला क्या था? कैश में देंगे, जागीर में भी दे सकते हो, बट इतना हो कि सैलरी का अमाउंट हो। पोस्ट होती थी, रैंक होती थी, लोअर, मिडिल, हायर। इसके साथ साथ जो भी आप कर रहे हो हेरिडिटरी रही होगा इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक आप सवार रख सकते हो, मतलब अपनी सेना वगैरह रख सकते हो,
और उसके साथ साथ आप जो भी अपना रिकॉर्ड वगैरह है मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना मनसबदारी सिस्टम। हम देखते हैं आगे का टॉपिक जो आपका शायद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जानने से पहले आप थोड़ा जान लो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज रेवेन्यू वाला थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको हम देखते हैं इसके बाद। ठीक, तो इसमें क्या था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा शेप दिया, नए रिफॉर्म्स लेके आए। कौन? अकबर। ऐसे थोड़ा ना कहलाते हैं वो महान, अकबर महान, अकबर द ग्रेट। कुछ ऐसे काम किए गए उन्होंने ऐसे काम किए जिससे कि क्या है, उनका नेम आज तक क्या है, हिस्ट्री में बिल्कुल रिफाइंड है, बिल्कुल रिफ्रेश है और आगे भी रहता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़िया शेप दिया उन्होंने, बढ़िया सा काम किया, कई सारे रिफॉर्म्स लेके आए, जो गलतियां थी उन्हें सुधारा, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि एक बढ़िया सा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप हो सके। ओके, साथ साथ इन्होंने जो पुराने अपने एम्परर्स थे, जैसे कि शेरशाह सूरी, पढ़ चुके हैं अपन अच्छे से, अलाउद्दीन खिलजी बढ़िया से पढ़ लिया है, इनके भी कुछ इन्होंने क्या है पॉलिसीज अपनाई, कुछ पॉइंट्स ले लिए। अच्छी चीज़ किसी की लेने बुरी बात थोड़ी ना है, कोई आपको अच्छी चीज़ सिखा रहा है, छोटा हो बड़ा हो, ले सकते हैं ना, ज्ञान तो कहीं से भी आ सकता है। नॉलेज कैन बी गेन फ्रॉम एनीथिंग, एनीवेयर, एनीथिंग, है ना, जहाँ से नॉलेज मिल रही है पकड़ लो, लिख लो, समझ लो। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए या स्कूलिंग चाहिए, कहीं नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी नॉलेज मिल रही है, बस आपको सीखने की क्या है, चाह होनी चाहिए, है ना, नॉलेज कहीं से ही मिल जाती है। वही अकबर थे, जो महान लोग होते हैं वही सब करते हैं। अकबर भी महान कौन बनता है, इंसान ही तो बनता है ना। सेम अकबर थे, वो भी एक इंसान थे। जितने भी लोग महान लोग हुए पहले साधारण लोग थे, प्रैक्टिस ऐसी की, कुछ नई पॉलिसीज अपनाई, कुछ ऐसा इन्होंने मतलब वो किया, एवोल्यूशन किया, इनोवेशन किया, जिन्होंने क्या है इनको भीड़ में से एक अलग स्थान दिया, और फिर ये अभी तक क्या है पूजे ही जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, मरने के बाद भी याद रख रहे हैं, तो क्या है पूजे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो उन्होंने एक पॉलिसी एक चुराया, एक पॉइंट किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, दाग एंड चेहरा प्रथा। ठीक है, दादिया मैंने आप पहले समझाया था, मैंने आपको दाग एंड चेहरा प्रथा क्या है बहुत डिटेल में देखा था हम लोगों ने, किसमें, अलाउद्दीन खिलजी में, किस तरीके से दाग और चेहरा था। घोड़े पर उन्होंने क्या एक टैग लगाया था कि हमारा ये एरिया का है, चेहरा भी किसके लिए था, सोल्जर्स के लिए, एक पर्टिकुलर असाइन किया था। ठीक है, जिससे कि क्या है मिसप्लेस ना हो, मिसबैलेंस ना हो, ये हम जान चुके हैं पहले, अच्छे समझ चुके हैं। ठीक, कई बार समझा चुकी हूँ मैं आपको, ये आया था अपना शेरशाह सूरी में ही भाभी समझा दिया था आपको, अलाउद्दीन खिलजी ही बता दिया था, तो ये पॉइंट अपना क्लियर है दाग एंड चेहरा प्रथा का। ओके, सेकंड पॉइंट है अपना स्टैंडिंग आर्मी ली, वो भी इन्होंने पॉइंट चलाया। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी ले ली, ठीक है, मतलब एक आर्मी हमेशा खड़ी रहेगी। हमारे एम्परर में बलबन का पॉइंट उसने कहा था ना, स्टैंडिंग आर्मी रहेगी, जिससे कि हम लोग मुगल जो मंगोल्स आ रहे हैं उनको क्या है रोक सके। ठीक, इन्होंने भी क्या स्टैंडिंग आर्मी की पॉलिसी ली, नहीं एक आर्मी तो स्टैंड खड़ी रहनी चाहिए, क्या पता कब अटैक हो जाए, और थोड़ा ना जब अटैक होगा तो हम प्रिपेयर करेंगे क्या, तब तो प्रिपेयर करने में टाइम निकल जाएगा, अटैक को कैसे रोकेंगे, है ना। तो क्या है एक स्टैंडिंग आर्मी हमेशा खड़ी रहे हमारे एरिया में, जिससे कि जैसे ही अटैक हो हम तुरंत आर्मी को भेज सके और अपने एम्परर को क्या है प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, इसके साथ साथ क्या है इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म किया वो है बटालियन का कंसेप्ट। बटालियन अभी सुनते होगे आप, आर्मी की बटालियन आ गई है, ठीक है, नेवी एयरफोर्स, ठीक है, तो ऐसे इन्होंने क्या है बटालियन कंसेप्ट रखा, क्योंकि बता दी मैंने आपको मनसबदार रखे थे इन्होंने, और मनसबदार को क्या है सवार्स मतलब अपने ट्रूप्स रखने का क्या है राइट था। ठीक है, ये समझ चुके हम लोग इससे पहले ही जस्ट अभी इसी वीडियो में। तो ठीक है, ट्रूप्स तो रहेंगे मनसबदार के पास, लेकिन अपने आप को सिक्योर करने के लिए कुछ मतलब एम्परर के पास कोई अगर अटैक हो रहा है तो वो मनसबदार पर टोटली डिपेंड ना रहे, है ना। उसलिए क्या इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया बटालियन का कंसेप्ट स्टार्ट किया, कि हमारे पास भी कुछ थोड़े बहुत बॉडीगार्ड्स रहेंगे, ठीक है, और थोड़े बहुत पैलेस में भी क्या है गार्ड्स वगैरह रहेंगे, ट्रूप्स रहेंगे, जो क्या है पैलेस की क्या सुरक्षा करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, और एम्परर को भी देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए किसमें, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे कि न्यू शेप आया, नंबर ऑफ रिफॉर्म्स चले, और आगे भी क्या है इन्होंने अपने एम्परर को स्ट्रेंथन किया और बढ़िया सा सेटअप स्टेब्लिश किया। ठीक है, अब हम देखते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मनसबदारी की तरह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो उसको देखते हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको पता है मेडाइवल हिस्ट्री चल रही है, उस समय बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, है ना, अपनी इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर भी नहीं था, बैंक वगैरह पॉलिसीज़ ये सारी बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में थी, ठीक है, इतना कुछ नहीं था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकम का सोर्स था वो था लैंड। क्या था? लैंड। ठीक है,
यहीं से जो अपना एम्परर है, पूरा जो एम्पायर है, उसको क्या है, सोर्स मिलता था किसका, इनकम। इनकम का सोर्स जनरेट होता था कहाँ से, लैंड से। ठीक, लैंड से ही क्या है, एम्परर के पास टैक्स आता था, जिससे कि क्या है, उसको कैश में या फिर जो भी फॉर्म है, बार्टर सिस्टम के फॉर्म में, उसको अमाउंट मिलता था। और उससे क्या है, जो अपना वो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पूरा राज्य शासन को चला पाता था। इसलिए लैंड का जो लैंड का रिफॉर्म या फिर लैंड का जो सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैसा बोलता है, ये बात तो है। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट इट इज नॉट ऑल्सो लेस देन एवरीथिंग। वो कंसेप्ट था, हर जगह है, आज भी है, पहले भी था, प्रेजेंट में, आगे भी रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे इस इतने बड़े एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए पैसा जरूरी था। और पैसा यहाँ का मेन सोर्स क्या था, पहले लैंड ही था। ठीक, तो इन्होंने सोचा, इन्होंने एक बढ़िया से रिफॉर्म्स किए, जिससे कि जो लैंड से हम लोग मैक्सिमम ऑफ द इनकम को जनरेट कर सकें, साथ में जो अपने फार्मर्स वगैरह हैं उनको भी अच्छे से सस्टेन करने के लिए मिल सके। ठीक है, पॉलिसी अच्छी होगी तो दोनों को ही बेनिफिट होता है, जो उस पर काम कर रहा है उसे भी, और जो जिसके लिए काम कर रहा है उसे भी। अगर पॉलिसी अच्छी नहीं है तो जो काम कर रहा है उसे भी लॉस होगा, और जिसके लिए काम कर रहा है उसको भी लॉस होगा। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अच्छे से रिफॉर्म्स निकाले, जिससे कि लैंड में क्या है, रिफॉर्म्स आ सके। शेरशाह सूरी को बताया था मैंने, याद रख सकते हो, SSS। ठीक है, ये वो नहीं है मैथ्स का साइड। ठीक है, ये अपना क्या है, शेरशाह सूरी है। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसको क्या है, चेंज किया इन्होंने, कुछ नए नए रिफॉर्म्स लेके आए, जिससे कि और कुछ बदलाव लाए उनकी पॉलिसीज में, और जिससे कि और अच्छे से हम लोग क्या है, लैंड को क्या है, रेवेन्यू को क्या है, जनरेट कर सकें, और उसको क्या है, कंटिन्यू कर सकें। इसके लिए क्या किया इन्होंने, एक ऑफिसर को अपॉइंट किया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, टोडरमल। किसको अपॉइंट किया, टोडरमल को अपॉइंट किया। इन्होंने एक बढ़िया सी पॉलिसी बनाई, किसके लिए, लैंड रिफॉर्म की, जिसे हम लोग बोलते हैं टोडरमल बंदोबस्त। क्या बोलते हैं, टोडरमल बंदोबस्त। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे टोडरमल बंदोबस्त के, जिन्होंने जो इतना अच्छा रिफॉर्मेशन लाए इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। ओके, चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं, फीचर्स हम डिस्कस कर लेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और साथ में लोग इकोनॉमी वगैरह भी देख लेंगे उसमें, पॉलिसीज, आर्ट एंड कल्चर। एंड आई थिंक आपका एक और जो पार्ट आएगा वो फाइनल हो जाएगा आपका, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आप लोग, तो एक और वेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए बस, बाकी डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, जिससे कि बढ़िया सा मिलता रहे, बाकी बच्चे भी जुड़ते रहें, अपना बढ़िया सा एम्पायर स्टेब्लिश हो जाएगा, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जहाँ हम सभी लोग आएंगे, आराम से बात करेंगे। संडे को भी हम लोग थोड़ी बहुत वार्ता रख लेंगे, जिससे कि आपसे मिलते रहें, क्वेश्चन डिस्कस करते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को।